Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of the mock test of topic Newton's laws of motion and friction force. So let's start our discussion here. First question is a bomb explodes into three parts in the horizontal plane. तो एक बॉम्ब थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. तो दो मासेस हमें गिवन है. एक का मास 1 kg है, दूसरे का मास क्या है 2 kg है. ठीक है. लेट्स से ये हमारा बॉम्ब है, ये थ्री पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो रहा है. तो फर्स्ट मास m1 कितना है 1 किलोग्राम, सेकेंड मास कितना है 2 किलोग्राम. दे गोज ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर. तो आफ्टर एक्सप्लोजन ये एक दूसरे के राइट एंगल्स आ रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो मास 1 kg है वो स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. लेट्स से जो m1 है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी 12 कैप. ठीक है, स्पीड दी गई है. तो सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है मास m2. लेट्स से इट इज मूविंग इन द वाई डायरेक्शन, क्योंकि सेकेंड लाइन में मेंशन है कि ये दोनों राइट एंगल पे जा रहे हैं. तो ये जो v2 है वो कितनी आ जाएगी 8 j कैप. 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है. द थर्ड पार्ट फ्लाइज विद द स्पीड. थर्ड पार्ट जो है इसकी स्पीड दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड. हमें थर्ड का मास निकालना है. अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हम निकालें तो वो क्या मिलेगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियली ये बॉम्ब रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम जीरो. अब यहाँ पे ये तीन मासेस है, इनका मोमेंटम हम p1 वेक्टर, ये फर्स्ट मास का मोमेंटम p1 ले रही हूँ, सेकेंड मास का p2 वेक्टर, थर्ड मास का मोमेंटम p3 वेक्टर. ठीक है, तो इनका सम हो जाएगा फाइनल में. मोमेंटम की वैल्यू फिल कर देते हैं. फर्स्ट मास कितना है 1 किलोग्राम और वेलोसिटी इसकी कितनी है 12 आई कैप, प्लस सेकेंड मास कितना है 2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 8 जे कैप, प्लस p3 वेक्टर. तो यहाँ से p3 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप. ये मिल गया हमें. अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. p3 का मैग्नीट्यूड वो क्या मिलेगा हमें, ये -12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 16 का स्क्वायर 256. तो ये एडअप होके कितना मिलेगा 400. ये 10 5 4 9 10 4. तो p3 का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिला 20. तो p3 मोमेंटम क्या आ जाएगा m3 इंटू v3 इज इक्वल टू 20. यहाँ से m3 की वैल्यू निकालनी है तो 20 अपॉन v3. v3 कितना गिवन है हमें 4. तो मास कितना मिला हमें 5 किलोग्राम. ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर. A bomb of mass 3 kg explodes into two pieces of mass m and 2m. तो एक बॉम्ब है जिसका मास 2m है, ये टू पीसेस में एक्सप्लोड कर रहा है. एक का मास m है, दूसरे का मास क्या है 2m है. इफ द वेलोसिटी ऑफ मास m किलोग्राम इज 16 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड. टोटल एनर्जी रिलीज बतानी है हमें. अब क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है तो एनर्जी तो रिलीज होगी ही. तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे m1 हमारा क्या है m, v1 हमारा क्या है 16, m2 कितना है 2m और v2 कितना है हमें पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा तभी एनर्जी निकलेगी. तो यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा यहाँ पे कंजर्व रहेगा. तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं. इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम. अब देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या है जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो बनना चाहिए. वो कब पॉसिबल होगा जब v1 जो है वो -v2 के हो, कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तभी तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल मिलेंगे हमें. तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 माइनस m2 v2 हो जाएगा. यहाँ से m1 v1 किसके इक्वल आ गया m2 v2 के. m1 कितना है m, v1 इज 16, ये 2 और ये v2. v2 की वैल्यू ये 2m है, m से m कैंसिल हो गया. v2 की वैल्यू 16.2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड आ गई. अब हम एनर्जी निकाल लेते हैं. हाफ m1 है m, v1 की वैल्यू 16 का स्क्वायर प्लस हाफ ये m2 की वैल्यू 2m, v2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर. तो ये कितना मिला हमें m,
ये एक कैंसिल कर देंगे, 2 8 द 16, 16 इंटू 8 मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, m इंटू 64, 16 8 128 प्लस m इंटू 64, 128 और 64 ऐड किए तो ये हमारे पास मिला 192 m जाउल। ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। Whenever the elevator cabin falls down, cabin and all the bodies fixed in the cabin are accelerated with respect to। अब यहाँ पे एलिवेटर कैबिन का मतलब क्या है कि लिफ्ट में है, लिफ्ट की बात की गई है। अब ये फॉल डाउन कर रही है तो कैबिन में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं यहाँ पे, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है एक्सेलरेटेड रहेंगी किसके विद रिस्पेक्ट टू द मैन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर अगर बाहर ग्राउंड से खड़ा होके देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये जो लिफ्ट के अंदर वाली चीज है वो क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। What can be said about a body which is moving with the constant velocity। अब एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हमें बताना है कि क्या कह सकते हैं हम, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक में है, या स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम इस डिस्टेंसेस का। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यानी कि जो बॉडी पे फोर्स लगेगी वो जीरो लगेगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है दैट मीन्स फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स जीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये बॉडी मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा मिलेगा हमें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो बॉडी उसमें क्या होगी, रेस्ट में रहेगी। यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है इन द इक्विलिब्रियम, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। अ वेरिएबल मास ऑफ बॉडी विद इनिशियल मास, हमारे पास कितना है, इनिशियल मास 5 किलोग्राम। इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। v1 कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। कुछ टाइम बाद वेलोसिटी इंक्रीज होगी कितनी मिली, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या बताना है, व्हाट इज न्यू मास, तो m2 की वैल्यू पूछी है। इफ द बॉडी इज मूविंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ से क्वेश्चन में ही डायरेक्ट हिंट दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल है, फाइनल के। इनिशियल मोमेंटम m1 v1, फाइनल मोमेंटम m2 v2। तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 v1 अपॉन m2। m1 की वैल्यू 5, v1 की भी 5 और ये 10, सॉरी यहाँ पे m2 निकालना है और यहाँ पे v2 आएगा, v2 की वैल्यू 10 है। तो ये 2.5 किलोग्राम जो है वो हमारे पास मास की वैल्यू आ गई। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। Two bodies they are moving with the constant velocity collide with each other। दो बॉडीज है, ये लेट्स से ये फर्स्ट बॉडी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ जा रही है, दूसरी बॉडी भी कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ जा रही है, एक दूसरे के साथ ये कोलाइड कर रही है। तो क्या कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अ मैन इज स्टैंडिंग स्टिल, मैन क्या है, स्टिल खड़ा है अपनी पोजीशन पे, ठीक है। द फोर्स बाय मैन ऑन द अर्थ इज F1, तो मतलब जो फोर्स लग रही है किस पे, अर्थ पे, ड्यू टू मैन, वो कितनी लग रही है, दैट इज F1 वेक्टर। ये क्या हुआ हमारे पास सेक्शन, द फोर्स बाय अर्थ ऑन द मैन इज, तो फोर्स ऑन मैन ड्यू टू अर्थ वो कितनी लग रही है, F2 वेक्टर। तो ये क्या है, रिएक्शन। अब हमें पता है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज माइनस ऑफ F2 वेक्टर। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, बट फोर्स डज बैट एक्सपीरियंस। अब देखो यहाँ पे बॉल पे फोर्स लगी ड्यू टू बैट, वो कितनी है, 5 न्यूटन। तो ऑब्वियस है ये क्या हुआ, एक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शन मिला है तो रिएक्शन भी मिलेगा। तो रिएक्शन क्या मिलेगा यहाँ पे कि जो फोर्स है वो बैट पे लगेगी ड्यू टू द बॉल।
और वो कितनी में लगेगी 5 न्यूटन, क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन लगती हैं। तो 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। हाउ डू वी कैलकुलेट द वेरिएबल मास कांस्टेंट वेलोसिटी सिस्टम? हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हमारा यहाँ पे मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें हमें मिलेगा डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस वी डी वी बाई डी टी इंटू एम। अब क्योंकि सिस्टम कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो dv बाई dt क्या मिलेगा, जीरो। तो ये टर्म तो जीरो हो गई। तो फोर्स किसके इक्वल आ गई, v dm अपॉन dt। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 50 न्यूटन, फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, मास गिवन है 5 किलोग्राम, एक्सलरेशन बतानी है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास तो चेंज नहीं हो रहा ना, मास हमारा फिक्स है। तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से एक्सलरेशन क्या आ जाएगी, F बाई एम। फोर्स कितनी है 50, मास कितना है 5, तो एक्सलरेशन कितनी मिली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। What is the force applied on a body with the mass 5 kg and acceleration this? अब फोर्स निकालनी है तो न्यूटन से सेकेंड लॉ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास कितना है 5, एक्सलरेशन कितनी है 7, तो ये कितनी फोर्स मिली हमें 35 न्यूटन। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। A block of mass 2 kg it is lying on the inclined plane। तो हमारे पास क्या है कि inclined plane है, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम। इट इज inclined to the horizontal with 30 डिग्री, ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज गिवन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हमें निकालना है। हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू इंटू एन। अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाए तो हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। देखो ये सरफेस और ब्लॉक कांटेक्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगी और वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ। तो ये अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूँ, ये एंगल 30 है तो ये 30 मिलेगा मुझे। तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा वेट का, एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एम जी कॉस थीटा के साथ बैलेंस हो रहा है। तो थीटा कितना है, एम जी कॉस 30 डिग्री। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या मिलेगी, म्यू, एन की जगह एम जी कॉस 30 डिग्री। म्यू की वैल्यू फिल कर दी 0.7, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, कॉस 30 इज √3/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 11.9 न्यूटन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A force of 5 न्यूटन acts on a body of weight 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पे वेट गिवन है 9.8, ठीक है। फोर्स कितनी लग रही है 5 न्यूटन, एक्सलरेशन हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि हम वेट को कैसे लिखते हैं, एम इंटू जी। यहाँ से मास निकाल सकते हैं हम, वेट ओवर जी। वेट कितना है 9.8 न्यूटन, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास यहाँ से क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम। एक न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मास की वैल्यू। फोर्स निकालना है तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ क्या होता है, एम ए। एक्सलरेशन निकालनी है तो फोर्स अपॉन एम आ जाएगा। फोर्स कितनी लग रही है 5, मास कितना है 1, तो एक्सलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। अ कार इज मूविंग इन द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, इस पे कार जा रही है, ठीक है। अब रेडियस जो है वो कितना है 10 मीटर है इस सर्कुलर ट्रैक का। कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। प्लम लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ द कार बाय द लाइट रिजिड रॉड। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, कार की रूफ से क्या हुआ, एक प्लम लाइन जो है लाइट रिजिड रॉड ली, इसके साथ ये प्लम लाइन जो है वो हमने हैंग किया हुआ है। द एंगल मेड बाय रॉड विद द ट्रैक।
हमें देखना है कि ये जो रॉड है वो कितना एंगल बना रही है। तो जब मान लेते हैं किसी पोजीशन पे ये मूव करके यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो इसकी इंक्लिनेशन क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रही है, राइट। तो अब यहाँ पे इस पोजीशन पे फोर्सेस को बैलेंस करें तो ये एंगल थीटा मिलेगा। अब क्योंकि ये लाइट रिजिड रॉड है, लाइट है, तो इसको स्ट्रिंग की तरफ ट्रीट कर सकते हैं हम, तो टेंशन की फोर्स इस तरफ लगेगी, तो ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या आएगा, टी कॉस थीटा, और अंदर की तरफ टी साइन थीटा, और वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ। तो ये जो टी कॉस थीटा है ये किसके साथ बैलेंस हो रहा है, एम जी के साथ। अब टी साइन थीटा किसके साथ बैलेंस होगा, लेट से हमारा ऑब्जर्वर कार के अंदर ही है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया क्योंकि ये कार जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सीडो फोर्स लगेगी, सीडो फोर्स किस तरफ लगेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ। तो सीडो फोर्स को हम कैसे निकालते हैं, माइनस एम इंटू ए। एक्सलरेशन इसकी क्या आएगी, क्योंकि ये कार टर्न ले रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन लगेगी यहाँ पे, तो एम वी स्क्वायर बाई आर विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो एफ किसके साथ, ये टी साइन थीटा किसके साथ बैलेंस हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर के साथ। अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं लेना है, हमारा ऑब्जर्वर मान लो ग्राउंड पे, इनर्शियल फ्रेम में ही हम इसको डील करना चाहते हैं, तो ये टी साइन थीटा क्या है, किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसा हम बोल सकते हैं जब हम इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर देते हैं, tan थीटा यहाँ से क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये एम जी, एम से हम कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, वी की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर, रेडियस इज 10, जी की वैल्यू भी 10 लेनी है, तो ये कैंसिल हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू 1, थीटा क्या मिला यहाँ से 45 डिग्री। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। A machine gun fires a bullet of mass 25 ग्राम, तो बुलेट का मास गिवन है 25 ग्राम, तो किलोग्राम में चेंज करना है हमने, ठीक है। वेलोसिटी कितनी गिवन है इसकी, 1000 मीटर पर सेकेंड। A person holding it can apply maximum force of 100 न्यूटन on the gun, तो जो फोर्स लग रही है गन पे वो 100 न्यूटन लग रही है, क्योंकि पर्सन ने गन को होल्ड करके रखा है, जब वो ट्रिगर दबाएगा तभी तो बुलेट्स फायर होंगी, ठीक है। तो वो मैक्सिमम फोर्स कितनी लगा रहा है, 100 न्यूटन। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड पर सेकेंड। लेट कर लेते हैं कि एन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स है जो फायर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं। वो क्या होती है, जो इम्पल्स होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। अब देखो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, जीरो, क्योंकि बुलेट गन के अंदर है, वो तो मूव नहीं कर रही, तो v जीरो हो जाएगी, इनिशियल मोमेंटम जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, m इंटू वी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एम वी। अब ये तो एक बुलेट की बात हुई, हमने कितने बुलेट्स लिए हैं, मैक्सिमम कितनी फायर हो रही है बुलेट्स, एन, तो चेंज इन मोमेंटम कितना मिल जाएगा हमें, एन बुलेट्स के लिए, दैट इज एन इंटू एम वी, ठीक है। तो इस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में डाटा फिल कर देते हैं, इम्पल्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना आया, एन इंटू एम बी, एन यहाँ से हम निकाल लेंगे, अब एफ टी अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितनी है 100 पर सेकेंड बोला है कि कितनी भी फायर हो रही है, तो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड। मास कितना है यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻³ वेलोसिटी कितनी है 1000। तो अब देखो ये 10⁻⁻3, ये 10⁻+3, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये मिला यहाँ पे n की वैल्यू हमें 4। ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। A monkey climbs up and another monkey climbs down a rope hanging from a tree with the same uniform acceleration separately. If the respective masses of monkeys are in the ratio 2:3, what is the common acceleration? Common acceleration हमें निकालनी है, ठीक है। Let's say कि दो, एक का मास m1, दूसरे का मास क्या है m2, तो 2:3 रेशो गिवन है हमें, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे इस पे रोप जो है वो हैंग की हुई है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये वाला मंकी जो है, लेट से इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन जो है, फोर्स इस तरफ लगेगी, वेट की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगी। लेट से ये मंकी जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये वाला मंकी नीचे आ रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, वेट नीचे की तरफ, और ये टेंशन T ऊपर की तरफ, ठीक है। अब FBD बनाए अगर m1 के लिए, तो m1 फोर्स टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ, वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ क्लाइम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें इक्वेशन, वो क्या आएगी, T माइनस m1g। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या मिल गई, m1a प्लस m1, T की वैल्यू क्या आ गई, m1 इंटू a प्लस g, ठीक है। अब अगर सेकेंड मंकी के लिए बात करें हम, तो ये m2g वेट उसका नीचे की तरफ, कि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन उसकी नीचे की तरफ होगी, टेंशन ऊपर की तरफ। तो m2a जो है वो किसके इक्वल आ गया, m2g माइनस टी, टी की वैल्यू क्या मिली, m2g माइनस m2a, यानी कि m2 कॉमन ले लिया तो g माइनस a इंटू टी। अब देखो टेंशन तो सेम लग रही है, स्ट्रिंग तो हमने चेंज नहीं की, तो ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं, m1 इंटू जी प्लस ए, इट इज इक्वल टू m2 इंटू जी माइनस ए। m1 अपॉन m2 निकाल लेते हैं, m1 अपॉन m2 क्या आ जाएगा, g माइनस ए अपॉन g प्लस ए। ये रेशो कितनी गिवन है, 2/3, इट इज g माइनस ए ओवर g प्लस ए। अब इसको कैलकुलेशंस करनी है हमने बस, ये 2g प्लस 2a, इट इज 3g माइनस 3a, ये क्या मिला, 2g माइनस 3g, और ये माइनस 3a माइनस 2a, तो ये माइनस जी माइनस 5a, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d/5, कॉमन एक्सलरेशन। ए ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट आंसर। It is easier to catch the tennis ball as compared to cricket ball moving with the same velocity. टेनिस बॉल को कैच करना इजी है एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल, क्यों, क्योंकि टेनिस बॉल के लिए हमें क्या चाहिए, लेस मोमेंटम चाहिए देन द क्रिटिकल क्रिकेट बॉल। ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर, कि जब हम इसको कैच करेंगे तो जो मोमेंटम कम चेंज होगा वो किसकी केस में होगा, टेनिस बॉल के केस में, क्रिकेट बॉल के केस में ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Block of mass 2 kg, it is rest on the horizontal surface। ये horizontal surface है, ये block है जिसका मास क्या है, 2 किलोग्राम। इस पे हमने horizontal force लगा दी 5 न्यूटन इस तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी इस पे, अब ऑब्वियस है अगर आगे की तरफ फोर्स लगाइए, फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन को अपोज करेगी, इस तरफ लगेगी, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट पे कब हो सकता है, जब फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों बैलेंस हो जाए। फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितनी है 5, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी लगेगी, 5 न्यूटन ही लगेगी, तभी तो ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहेगा। तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। A Diwali rocket is ejecting 0.05 kilogram of gases per second at the velocity of 400 meter per second. Acceleration force on the rocket. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉकेट जो है जब फायर किया तो वो गैसेस रिलीज कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। तो अगर मास चेंज हो रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम ये स्टेटमेंट लगा सकते हैं, v dm/dt, ठीक है। वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, गैसेस रिलीज कर रहा है तो मास चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो v dm/dt आ जाएगा। v कितनी है 400, dm/dt मास पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है 0.05, तो ये कितना मिलेगा 20 न्यूटन, ऑप्शन बी। A train is moving along a horizontal track. Pendulum is suspended from the roof, makes an angle 10 degree with the vertical। मतलब यहाँ पे जो ट्रेन की रूफ में हमने एक पेंडुलम लगाया है, ठीक है, वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है 10 डिग्री का। एक्सलरेशन हमें ट्रेन की निकालनी है, ठीक है, मान लो ऑब्जर्वर अंदर ही है,
ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस पोजीशन पे इस पे फोर्सेस देख लेते हैं। इस तरफ टेंशन की फोर्स, ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री एंगल आएगा, तो ये कंपोनेंट क्या आ गया, टी कॉस 10 डिग्री। इस तरफ क्या लगेगा, टी साइन 10 डिग्री। ठीक है, वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। अब क्योंकि ऑब्जर्वर किसके अंदर है, ट्रेन के अंदर है, तो कैसा फ्रेम है ये, नॉन इनर्शियल, तो यहाँ पे सीडो फोर्स भी लगेगी। सीडो फोर्स इस तरफ लग जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन। कितनी लगेगी, m इंटू ए, क्योंकि जो ट्रेन है मान लेते हैं कि वो ए एक्सलरेशन के साथ मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल ट्रैक में। ठीक है, तो सीडो फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, माइनस एम इंटू ए एक्सलरेशन होगी ट्रेन की, सिस्टम का मास एम हो गया, डायरेक्शन ऑपोजिट लगा दी इस तरफ। तो यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, टी कॉस 10 किसके इक्वल आ गया, एम जी के, टी साइन 10 किसके इक्वल आ गया, एम ए के। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, tan ऑफ 10 डिग्री एम ए अपॉन एम जी आ जाएगा, ये एम से एम कैंसिल। tan 10 डिग्री की वैल्यू गिवन है 0.1763 ए अपॉन जी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, जी इंटू 0.1763, जी की वैल्यू 10 लेनी है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.763 आ जाएगा, 1.73, ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर।